हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए नेक्स्ट थ्योरम का प्रूफ करते हैं हम। वैसे ये थ्योरम ग्रुप एंड रिंग्स मैथ्स की हैं, बट ये कुछ रिजल्ट हैं जो आपके अलजेब्रिक नंबर थ्योरी में भी यूज होंगे, तो हम इन थ्योरम का प्रूफ ही कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम है प्रूफ दैट एवरी फाइनाइट नॉन जीरो इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इंटीग्रल डोमेन क्या होता है। हमें क्या प्रूफ करना है कि फाइनाइट नॉन जीरो इंटीग्रल डोमेन क्या होगा, फील्ड होगा। अब देखो हमने आर क्या ले लिया, कोई भी नॉन जीरो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन ले ली। हमें पता है एवरी इंटीग्रल डोमेन इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग। इंटीग्रल डोमेन क्या होती है, कॉम्यूटेटिव रिंग होती है। ठीक है, इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन होती है अनोन जीरो कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, अगर आर हम क्या मान रहे हैं, एक नॉन जीरो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, एवरी इंटीग्रल डोमेन क्या होगी, एक कॉम्यूटेटिव रिंग। क्योंकि इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन ये बोलती है नॉन जीरो कॉम्यूटेटिव रिंग विद नो जीरो विदाउट जीरो डिवाइजर। ठीक है, विदाउट जीरो डिवाइजर का मतलब क्या होता है कि अगर आप दो नॉन जीरो एलिमेंट की प्रोडक्ट कर रहे हैं और वो जीरो आ रही है, तो इसका मतलब या तो ए जीरो होगा या फिर बी जीरो रहा होगा। ठीक है, अब देखो फॉर आर टू बी फील्ड, अब ये फाइनाइट भी है, हमें क्या दिखाना है कि ये क्या बन जाए, फील्ड बन जाए। तो हम क्या दिखाएंगे, आर को फील्ड दिखाने के लिए हम क्या दिखाएंगे, आर इज अ रिंग विद यूनिटी, कि आर रिंग के अंदर क्या होगी, यूनिटी भी होगी। और सेकेंड कंडीशन हम क्या दिखाएंगे कि इसके हर एक नॉन जीरो एलिमेंट के पास क्या होगा, एक इनवर्स होगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन दिखाने के बाद इंटीग्रल डोमेन हमारे पास क्या बन जाएगी, फील्ड बन जाएगी। अब देखो लेट कर लिया ए, हमने कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट किसका ले लिया, आर इंटीग्रल डोमेन का। ठीक है, अब आर अगर इंटीग्रल डोमेन है, तो अगर हम ए की प्रोडक्ट करें, ए भी आर का ही एलिमेंट लिया हमने कोई, और अगर आर के एलिमेंट किसी नॉन जीरो एलिमेंट की प्रोडक्ट हम आर के ही एलिमेंट के साथ करें, तो वो आर में ही बिलोंग करेगा, क्योंकि आर है तो रिंग ही, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है तो रिंग तो होगी। दैट इज आर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि आर क्लोज्ड होगी ना विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब अगर हम आर के किन्हीं भी दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट करें, तो वो अगेन किस में जाएगी, आर में जाएगी। ए वन ए टू ए एन भी आर के एलिमेंट थे, और ए भी हमने कोई नॉन जीरो एलिमेंट आर का ही लिया है, तो इनकी प्रोडक्ट कहाँ जाएगी, आर में जाएगी। ठीक है, अब हम क्या शो करेंगे, अब हम ये शो करेंगे कि आर के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, बट हमने क्या मान लिया कि इनमें कोई भी दो एलिमेंट ऐसे हैं जो क्या हैं, इक्वल हैं। हमने मान लिया कोई भी दो एलिमेंट हैं जो इक्वल हैं फॉर सम आई जे, यहाँ पर लिखो आई होगा जो वो जे के इक्वल नहीं होगा, वेयर आई इज नॉट इक्वल्स टू जे। ठीक है, क्योंकि हम दो डिफरेंट एलिमेंट उठा के चल रहे हैं यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसका मतलब ए आई माइनस ए जे इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से क्या होगा, ए को कॉमन निकाल लो, ए आई माइनस ए जे इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, यहाँ पर लिखो आई इज नॉट इक्वल्स टू जे। इसका मतलब क्या होगा कि ए आई भी इक्वल नहीं है ए जे के। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से हमारे पास क्या होगा, या तो ए जीरो या फिर ये वाला एलिमेंट जीरो, क्योंकि हमारे पास आर इंटेग्रल डोमेन है, तो दो एलिमेंट की प्रोडक्ट जीरो है, तो इसका मतलब या तो ए जीरो या फिर बी जीरो। तो यहाँ पर इन दोनों की प्रोडक्ट जीरो है, तो या तो ये एलिमेंट जीरो या फिर ये एलिमेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो या तो ए इज इक्वल्स टू जीरो या फिर ये वाला एलिमेंट जीरो हो जाएगा। बट ए तो हम नॉन जीरो एलिमेंट लेकर चले थे, तो ए तो जीरो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर ये एलिमेंट जीरो हो गया, तो इसका मतलब ए आई किसके इक्वल हो जाएगा, ए जे। तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ए आई इज इक्वल्स टू ए जे। बट हम स्टार्टिंग में क्या मानकर चले थे कि ए आई इज नॉट इक्वल्स टू ए जे, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आए, क्योंकि हम मानकर आए थे ए आई इक्वल होगा ए जे के, तो इसका मतलब ये दोनों कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, इट मीन्स ऑल द एलिमेंट, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, विच आर एन इन नंबर्स, जो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, एन एलिमेंट्स हैं। दैट इम्प्लाइज आर हमारे पास क्या होगी, एन एलिमेंट्स का, एन एलिमेंट्स माने थे हमने, इसमें कौन कौन से, ए वन ए टू ए एन। ठीक है, अब देखो ए भी हम कोई एलिमेंट आर का मानकर चले थे, तो अगर ए आर का एलिमेंट है, तो आर में तो इस टाइप के एलिमेंट जा रहे हैं, तो इसका मतलब ए भी इनमें से किसी एक के इक्वल होगा। तो हमने मान लिया ए इक्वल है ए आई के फॉर सम आई। अब देखो आर कॉम्यूटेटिव रिंग है, कॉम्यूटेटिव रिंग है, तो ए किसके इक्वल मानना है, ए आई के। तो इसका मतलब ए आई की प्रोडक्ट आगे करूं या पीछे करूं, इक्वल ही आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि आर कॉम्यूटेटिव रिंग है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाली चीज हो गई। अब हम क्या क्लेम करेंगे कि ए आई क्या है, आइडेंटिटी होगी आर की।
ए क्या होगी, ए आई क्या है, आइडेंटिटी है आर की। अब देखो हमें यही चीज प्रूफ करनी थी, आर के अंदर क्या हो जाए, तो एक तो आइडेंटिटी हो और हर एलिमेंट का इनवर्स मिले। तो पहले हम क्या दिखा रहे हैं, एक आर के अंदर आइडेंटिटी होगी। अब हमने आर कोई भी एलिमेंट मान लिया रिंग का, ठीक है। तो ए आर किसके इक्वल हो जाएगा, ए किसके इक्वल है, ए आई के, और ए आर किसके इक्वल हो जाएगा, ए आई इंटू आर के। इसको लेफ्ट साइड ले जाओ, ए को कॉमन निकालो, ये चीज आ जाएगी। अब या तो ए जीरो होगा या फिर ये एलिमेंट जीरो होगा। ए तो नॉन जीरो एलिमेंट है, तो इसका मतलब आर माइनस ए आई आर इज इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से आर किसके इक्वल आ गया, ए आई आर के इक्वल। अब अगर आर कॉम्पिटेटिव रिंग है तो ए आई आर किसके इक्वल, आर ए आई के इक्वल फॉर और आर बिलोंग्स टू आर, क्योंकि हमने आर कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था कैपिटल आर का, तो इसका मतलब ये सभी के लिए होल्ड करेगी कंडीशन। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, अब आर रिंग के हर एलिमेंट के लिए कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो इसका मतलब जो ए आई है वो क्या बन जाएगा, वो आइडेंटिटी बन जाएगा किसकी, कैपिटल आर की। ठीक है, राइट ए आई इज इक्वल्स टू वन। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि देखो आइडेंटिटी क्या होती है, ए की, ए आई हमारे पास रिंग का कोई एलिमेंट, अगर हम इसकी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ए आई ही आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू ई इंटू ए आई। ठीक है, आइडेंटिटी की यही कंडीशन होते हैं, तो हम ई को क्या बोलेंगे यहाँ पर, आइडेंटिटी। अब यहाँ पर देखो आइडेंटिटी की जगह कौन है, ठीक है, और सॉरी इसने यहाँ पर क्या लिखा है, इसने आर को लिया है ना, यहाँ पे रिंग का एलिमेंट इसने आर को लिया है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आर इंटू ए आई, आइडेंटिटी का काम कर रहा है, यहाँ पर कौन काम कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर ए आई नहीं, यहाँ पर आर आ रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, आर इंटू ए आई इज इक्वल्स टू ए आई इंटू आर इज इक्वल्स टू आर। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो आइडेंटिटी का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर ए आई तो एलिमेंट आइडेंटिटी का काम कर रहा है, क्योंकि आर की जब हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो आर ही आ जाए, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन आइडेंटिटी हुआ, ए आई। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया ए आई एक्ट्स एज आइडेंटिटी, हमने ए आई को क्या लिख दिया, वन। ठीक है, अब देखो वन, ए आई किसका एलिमेंट था, रिंग का एलिमेंट था ना आर का, तो ए आई किस सॉरी वन किस में बिलोंग कर जाएगा, आर रिंग में बिलोंग कर जाएगा। अब देखो दैट इंप्लाइज वन, अब आर के एलिमेंट कैसे थे, इस टाइप के थे, तो वन अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो इसमें से किसी एलिमेंट के इक्वल होगा, हमने मान लिया किसके इक्वल है, ए इंटू ए के इक्वल, कॉम्पिटेटिव है तो ए के इज इक्वल्स टू ए। तो इसका मतलब यहां से क्या लिख सकते हैं हम, ए इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, ए के। अब ए कोई भी एलिमेंट किसका था, रिंग का था, तो इसका मतलब एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, ए कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट था ना रिंग का, तो इसका मतलब एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर के पास क्या हो गया, इनवर्स भी मिल गया, तो आर क्या बन जाएगा, फील्ड। ठीक है, हमने दोनों कंडीशन दिखा दी। कौन कौन सी कंडीशन दिखाई हमने, फर्स्ट कंडीशन तो ये दिखा दिया। देखो हमने कैसे प्रूफ किया इसका, हमने आर कोई भी लेकर चले, हमें नॉन जीरो इंटीग्रल डोमेन है। अब हमने सबसे पहले तो दिखाया कि अगर ए कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट ले तो प्रोडक्ट इसके अंदर जाएगी, फिर दिखाया कि ये सारे के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, इसको डिस्टिंक्ट दिखाने के बाद हमने क्या दिखाया कि जो ए आई है वो एज अ आइडेंटिटी वर्क करेगी, और फिर उसके बाद हमने दिखा दिया कि हर नॉन जीरो एलिमेंट का हमारे पास इनवर्स भी मिलेगा। ठीक है, तो इससे हमारे पास जो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है वो क्या बन गई, फील्ड बन गई, और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम है, इस थ्योरम में कुछ भी नहीं है, बस रिजल्ट ही रिजल्ट यूज होंगे। अभी हमने कितने सारे रिजल्ट पढ़ लिए, ठीक है, 4 पार्ट तो हमने कल किए थे, उसके बाद एक पार्ट हमने आज किया कि फाइनाइट नॉन जीरो डोमेन क्या होती है, इंटीग्रल डोमेन क्या होती है, फील्ड होती है। ठीक है, इन सभी का यूज करके ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। कुछ आपके बीएससी में जो आपने ग्रुप एंड रिंग में थ्योरम्स पढ़ी थी उनकी स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो शो दैट एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल पी ऑफ ओके इज मैक्सिमल। हमें क्या प्रूफ करना है कि नॉन जीरो प्राइम आइडियल होगा किसका, सॉरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल पी अगर है किसका, ओके का। ठीक है, ओके हमारे पास क्या है, रिंग ऑफ अलजेब्राइक इंटीजर, हमें प्रूफ करना है वो क्या होगी, मैक्सिमल होगी। अब देखो सिंस पी क्या है, नॉन जीरो प्राइम आइडियल है किसका, ओके का, देयरफॉर ओके बाय पी क्या होगी, फाइनाइट। अब ये वाली चीज हमने पढ़ी थी कि जो इंडेक्स होता है आइडियल का किसके अंदर, ओके के अंदर, ठीक है, वो क्या होता है हमारे पास, फाइनाइट होता है। देखो इफ ए इज अ नॉन जीरो प्राइम आइडियल, अगर ए कोई भी नॉन जीरो प्राइम आइडियल है ओके का, देन ए हैज फाइनाइट इंडेक्स इन ओके। ठीक है, अब यहाँ पर नॉन जीरो प्राइम आइडियल है हमारे पास कौन, पी के, सॉरी पी। ठीक है, हमारे पास नॉन जीरो प्राइम आइडियल कौन है, पी, किसके अंदर, ओके के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी हैज अ फाइनाइट इंडेक्स इन ओके, और यहाँ पर ओके बाय पी क्या शो करता है,
इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, जितना इंडेक्स होगा, ठीक है। अब इंडेक्स कितना, फाइनाइट, तो इसका मतलब ओके बाय पी जो ये हमारे पास बनेगा वो कितना क्या होगा, फाइनाइट होगा, ठीक है। अब इसके बाद ये रिजल्ट तो लग गया, एक रिजल्ट ये लगा। अब देखो, ऑल्सो वी नो दैट इफ पी इज अ प्राइम आइडियल ऑफ अ कॉम्यूटेटिव रिंग आर विद यूनिटी if and only if R by P is an इंटेग्रल डोमेन, ठीक है। आप सेकंड रिजल्ट क्या लगाएंगे कि अगर P कोई भी प्राइम आइडियल है किसका, कॉम्यूटेटिव रिंग R का विद यूनिटी, तो क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ R बाई P क्या बन जाएगा, इंटेग्रल डोमेन बन जाएगा। तो यहां से देखो हमारे पास ओके बाई P क्या बन जाएगा, इंटेग्रल डोमेन बन जाएगा। ऑल्सो वी नो दैट, अभी हमने किया कि आप फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन क्या होती है, फील्ड होता है। अब ये देखो फाइनाइट था, ओके बाई पी क्या था, फाइनाइट। सेकंड इंटेग्रल डोमेन भी है, तो इंटेग्रल डोमेन और फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन, तो ओके बाई पी क्या बन जाएगा, फील्ड बन जाएगा। दैट इंप्लाइज ओके बाई पी इज अ फील्ड। आगे देखो, ऑल्सो वी नो दैट इफ आर इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, कि आर अगर कॉम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी, देन आर बाई एम इज अ फील्ड। देखो ये रिजल्ट हमने बीएससी में ही किया हुआ है कि आर बाई एम फील्ड कब होगा, अगर एम मैक्सिमल आइडियल हो, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास ओके बाई पी क्या बन रहा है, फील्ड बन रहा है, तो इसका मतलब पी क्या होगा, मैक्सिमल आइडियल। और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी कि पी जो है वो क्या हो जाए, मैक्सिमल हो जाए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो डेफिनेशन। अब यहां से आपका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यूनिट फोर्थ का, इंटेग्रली क्लोज्ड, ठीक है। तो उसके लिए हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन क्या है कि एल कोई भी फील्ड है, लेट क्या कर लिया, एल बी आ फील्ड कंटेनिंग इंटेग्रल डोमेन आर। जो ये एल फील्ड है ये किसे कंटेन कर रहा है, किसी इंटेग्रल डोमेन आर को, एंड एल्फा बिलोंग्स टू आर एल। तो हमने क्या लिया, इस फील्ड का कोई भी एलिमेंट एक अल्फा लिया, ठीक है। वी से दैट अल्फा इज इंटेग्रल ओवर आर। हम क्या कहेंगे, अल्फा क्या है, इंटेग्रल है ओवर आर। कब कहेंगे, अगर अल्फा, इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ अ मोनिक पोलिनोमियल, अगर अल्फा रूट बन जाए किसका, किसी मोनिक पोलिनोमियल का जिसके कोफिशिएंट्स किससे हो, आर से हो, ठीक है। समझ में आ गया। देखो दोबारा, एल कोई भी फील्ड है, एल हमारे पास कोई फील्ड है जो किसे कंटेन कर रहा है, इंटेग्रल डोमेन आर को, ठीक है। अब हमने अल्फा कोई भी एलिमेंट किसका लिया, एल का। अब इस अल्फा को इंटेग्रल ओवर आर कब कहेंगे, अगर अल्फा रूट बन जाए किसी मोनिक पोलिनोमियल का जिसके कोफिशिएंट आर से हो, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। एल कोई भी फील्ड है जो आर को कंटेन कर रहा है, तो अल्फा कोई एलिमेंट एल में से बिलोंग कर रहा है फील्ड में से, तो इस अल्फा को इंटेग्रल कहेंगे ओवर आर अगर अल्फा रूट बन जाए किसी मोनिक पोलिनोमियल का जिसके कोफिशिएंट्स आर में से हो। दैट इज अल्फा सेटिस्फाई क्या करे, अल्फा सेटिस्फाई करे किसी मोनिक पोलिनोमियल इक्वेशन को। इसका मतलब एफ ऑफ अल्फा 0 बन जाए वेयर एफ एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स। एफ एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स का मतलब क्या है कि इस पोलिनोमियल के जो कोफिशिएंट होंगे वो कहाँ से होंगे, कैपिटल आर से। तो ये हमने किसकी डेफिनेशन पढ़ी, किसी एलिमेंट के इंटेग्रल होने की, ठीक है। अब किसकी पढ़ेंगे, इंटेग्रल डोमेन की। तो देखो इंटेग्रल डोमेन की डेफिनेशन, एन इंटेग्रल डोमेन आर इज सेड टू बी, सॉरी इंटेग्रल डोमेन की नहीं, इंटेग्रली क्लोज्ड की। कोई इंटेग्रल डोमेन है हमारे पास आर, तो इससे हम इंटेग्रली क्लोज्ड कब कहेंगे, इफ एवरी एलिमेंट इन द कोशेंट फील्ड ऑफ आर। अगर हम आर के कोशेंट फील्ड से कोई भी एलिमेंट लें तो वो क्या हो जाए, इंटेग्रल हो जाए ओवर आर के, तो वो लाई करना चाहिए किसके अंदर, आर के अंदर, ठीक है। देखो दोबारा, कोई भी इंटेग्रल डोमेन आर है उसे हम कहेंगे इंटेग्रली क्लोज्ड इफ एवरी एलिमेंट इन द कोशेंट फील्ड ऑफ आर। अगर कोशेंट फील्ड ऑफ आर से कोई एलिमेंट जो इंटेग्रल है ओवर आर वो किस में बिलोंग कर जाए, आर में बिलोंग कर जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आर को इंटेग्रली क्लोज्ड कहेंगे। देखो इसको सिंपली लैंग्वेज में देखें तो अगर अल्फा कोई भी एलिमेंट जो किस में बिलोंग कर रहा है, कोशेंट फील्ड ऑफ आर। ये नोटेशन किसकी है, कोशेंट फील्ड की, किसकी कोशेंट फील्ड की, आर के कोशेंट फील्ड की। तो अगर अल्फा कोई भी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है कोशेंट फील्ड ऑफ आर से, प्लस में जो अल्फा है वो क्या है, इंटेग्रल है ओवर आर, ठीक है।
तो हमारे पास क्या होना चाहिए, अल्फा किस में बिलोंग कर जाए, आर में। तो इस तरीके से हर एक अल्फा के लिए, ठीक है, हर एक अल्फा के लिए कंडीशन है ये कि हर एक ऐसा अल्फा जो कोशेंट फील्ड में बिलोंग करता हो और जो इंटेग्रल हो ओवर आर, तो सारे के सारे ऐसे अल्फा किस में बिलोंग कर जाने चाहिए, आर में। तो उस केस में हम क्या कहेंगे, आर को इंटेग्रली क्लोज्ड कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी। उसके बाद एक थ्योरम है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।